सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 18 मुद्रा एवं साख के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। खंड अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, भारत का केंद्रीय बैंक है। विकल्प ए भारतीय स्टेट बैंक, विकल्प बी भारतीय सेंट्रल बैंक, विकल्प सी राज्य सहकारी बैंक, विकल्प डी भारतीय रिजर्व बैंक। सही उत्तर विकल्प डी भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरा, मुद्रा के स्वरूप है। विकल्प ए सोना चांदी, विकल्प बी पशु, विकल्प सी बैंक के चालू खाते, विकल्प डी मकान। सही उत्तर विकल्प सी बैंक के चालू खाते। तीसरा, संस्थागत साख में शामिल नहीं है। विकल्प ए बैंक, विकल्प बी सहकारी समिति, विकल्प सी व्यापारी, विकल्प डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर विकल्प सी व्यापारी। चौथा, ब्याज की दर किस खाते में अधिक होती है। विकल्प ए बचत खाता, विकल्प बी चालू खाता, विकल्प सी स्थायी जमा खाता, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर विकल्प सी स्थायी जमा खाता। पांचवा, सबसे पहले व्यापार का साधन था। विकल्प ए कार्ड, विकल्प बी वस्तु विनिमय, विकल्प सी नोट, विकल्प डी धन। सही उत्तर विकल्प बी वस्तु विनिमय। छठवां, सिक्के बनाने के लिए प्रयोग किया गया। विकल्प ए धातु का, विकल्प बी व्यक्ति का, विकल्प सी बैंक का, विकल्प डी सभी का। सही उत्तर विकल्प ए धातु का। सातवां, व्यापार की सुविधा के लिए प्रारंभ की गई। विकल्प ए चोरी, विकल्प बी कागजी मुद्रा, विकल्प सी सोने की मुद्रा, विकल्प डी कुछ भी नहीं। सही उत्तर विकल्प बी कागजी मुद्रा। आठवां, भविष्य की मुद्रा होगी। विकल्प ए प्लास्टिक मनी, विकल्प बी सोने के सिक्के, विकल्प सी जानवर, विकल्प डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर विकल्प ए प्लास्टिक मनी। नौवां, आपका धन सुरक्षित रहता है। विकल्प ए पुलिस थाने में, विकल्प बी व्यापारी के पास, विकल्प सी बैंक में, विकल्प डी घर में। सही उत्तर विकल्प सी बैंक में। खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, खाली स्थान हमारे लेन देन को सुगम बनाने वाला माध्यम है। उत्तर मुद्रा। दूसरा, 10 रुपये के पत्र मुद्रा पर खाली स्थान के हस्ताक्षर होते हैं। उत्तर रिजर्व बैंक के गवर्नर। तीसरा, मुद्रा का निर्गमन खाली स्थान के द्वारा होता है। उत्तर रिजर्व बैंक। चौथा, ऋण में खाली स्थान की दर निश्चित होती है। उत्तर ब्याज। पांचवा, बैंक के खाली स्थान खाते में ब्याज की दर कम होती है। उत्तर चालू। छठवां, बैंकों का बैंक खाली स्थान है। उत्तर रिजर्व बैंक। सातवां, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय खाली स्थान में है। उत्तर मुंबई। आठवां, सन खाली स्थान में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उत्तर 1969। नौवां, बैंकों में जमा राशि पर बैंक खाली स्थान देती है। उत्तर ब्याज। खंड स, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसे है। उत्तर रिजर्व बैंक को। प्रश्न क्रमांक 2, ब्याज दरों का निर्धारण किसके द्वारा होता है। उत्तर रिजर्व बैंक से। प्रश्न क्रमांक 3, धन की सुरक्षा कहाँ होती है। उत्तर बैंकों में। प्रश्न क्रमांक 4, उद्योग के लिए ऋण कहाँ से प्राप्त होती है। उत्तर बैंकों से। प्रश्न क्रमांक 5, संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है। उत्तर डॉलर। बच्चों, अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, क्या धीरे धीरे नकद का उपयोग कम होगा और बैंक खातों का उपयोग बढ़ेगा। चर्चा कीजिए। उत्तर हाँ, धीरे धीरे नकद का उपयोग कम होगा और बैंक खातों का उपयोग बढ़ेगा। नकद रहित बैंक व्यवस्था से व्यापार में सुविधा होगी। प्रश्न क्रमांक 2, यदि हमें किसी के खाते में बिना चेक लिखे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे पैसे ट्रांसफ़र करना है तो यह कैसे किया जा सकता है। उत्तर, जिसके खाते में पैसा जमा करना है उसका खाता नंबर एवं बैंक कोड बताकर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सिक्कों के प्रचलन से पहले व्यापार कैसे होता था। उत्तर, सिक्कों के प्रचलन से पहले वस्तु विनिमय व्यापार का माध्यम था। प्रश्न क्रमांक 4, सर्वप्रथम सिक्के कैसे बनाए गए। उत्तर, सर्वप्रथम सिक्के धातु के बनाए गए जिस पर उस देश के राजा के चित्र और प्रमाणीकरण मूल्य होता था। प्रश्न क्रमांक 5, पत्र मुद्रा का चलन क्यों प्रारंभ हुआ। उत्तर, व्यापार के लिए सिक्के ले जाना भारी होता था, धातु का खर्च भी अधिक होता था। व्यापार व यातायात की सुविधा के लिए पत्र मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ। प्रश्न क्रमांक 6, भविष्य की मुद्रा क्या होगी। उत्तर, भविष्य की मुद्रा प्लास्टिक मनी होगी।
धातु और कागज़ दोनों का उपयोग नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन करना उचित है क्या? उत्तर, समय की बचत की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन उचित है। प्रश्न क्रमांक 8, किस प्रकार के खाते पर बैंक अधिक ब्याज देती है? उत्तर, बैंक में स्थायी जमा खाता जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं उस पर बैंक अधिक ब्याज देती है। यह धन अधिक समय तक बैंक के पास सुरक्षित रहता है। प्रश्न क्रमांक 9, नगद रहित खरीदी किस प्रकार की जा सकती है? उत्तर, नगद रहित खरीदी इंटरनेट, कैश कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक देकर आदि के माध्यम से की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 10, मुद्रा निर्गमन कैसे होता है? उत्तर, मुद्रा का निर्गमन केंद्रीय बैंक के द्वारा होता है। यह बैंक सभी बैंकों का बैंक है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 11, अपने शब्दों में लिखिए, मुद्रा कैसे देश में मूल्य का मापन और भावी भुगतान का आधार करते हुए विनिमय का माध्यम बनती है? उत्तर, मुद्रा पर कीमत अंकित होती है, उसी को मापन का आधार माना जाता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुएं इसी के भुगतान से प्राप्त कर सकता है। मुद्रा का भुगतान ही आज विनिमय का माध्यम है। प्रश्न क्रमांक 12, बचत खाता और स्थायी जमा खाता में क्या अंतर है? उत्तर, व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा बैंक खाते में जमा करता है, उसे बचत खाता कहते हैं। जब निश्चित समय के लिए कुछ रकम बैंक में रखी जाती है तो उसे स्थायी जमा कहते हैं। बचत खाते की ब्याज दर स्थायी खाता से कम होती है। प्रश्न क्रमांक 13, स्व सहायता समूह गिरवी रखने के शर्त को कैसे संभाल पाते हैं? उत्तर, उनके पास बैंक से ऋण की राशि आती है। उनकी सुविधा के लिए दिए गए सस्ते ऋण उनकी सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, साख से क्या आशय है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, व्यक्ति की वित्तीय क्षमता जिसके आधार पर उसे जो ऋण प्राप्त हो सकता है उसे साख कहते हैं। इसके द्वारा वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 15, मुद्रा के लिए मापन का आधार क्या और क्यों जरूरी है? उत्तर, मापन के आधार से मुद्रा की कीमत निर्धारित होती है। वही निर्धारित कीमत वस्तु क्रय करने के लिए सेवा शुल्क अदा करने का माध्यम बनती है। आज मुद्रा ही विनिमय का आधार है। प्रश्न क्रमांक 16, मांग जमा राशि से क्या अभिप्राय है? उत्तर, मांग जमा राशि बैंक में रखी गई वह राशि है जिस पर बैंक जमाकर्ता को एक निश्चित अवधि के आधार पर ब्याज अधिक अदा करती है। इन्हें आवश्यकता अनुसार मांगने पर बैंक से प्राप्त करने की सुविधा खातेदार को होती है। प्रश्न क्रमांक 17, बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन किन खातों में जमा होते हैं? उत्तर, बैंकों में ग्राहकों के पैसे बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता, आवर्ती जमा खाता में जमा होते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, 30 वर्ष बाद मुद्रा के क्या क्या नए स्वरूप हो सकते हैं? उत्तर, 30 वर्ष बाद मुद्रा के नए स्वरूप इस प्रकार होंगे। पहला, प्लास्टिक मनी का प्रचलन बढ़ेगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान होगा। तीसरा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का उपयोग बढ़ेगा। चौथा, आरटीजीएस का चलन लोकप्रिय होगा। बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन करना चेक की तुलना में किन मायनों में ज़्यादा सुगम है? क्या इसके भविष्य में खतरे भी है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या पेपर रहित और नगद रहित कार्य व्यवस्था है। इससे कम समय में अधिक दूरी पर भुगतान शीघ्रता से हो जाता है। डाक की बचत, चेक काटने की बचत, प्राप्तकर्ता को चेक बैंक में जमा करने की बचत, सभी सुविधाएं इसमें निहित हैं। खतरा तब है जब आपको धारक जिसे रुपये देना है उसके खातों का सही जानकारी ना हो। प्रश्न क्रमांक 2, क्रेडिट कार्ड क्या है? उत्तर, एक व्यक्ति को उसकी आय के आधार पर ऋण के रूप में बैंक द्वारा जारी किया गया कार्ड क्रेडिट कार्ड है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को उस कार्ड की आहरण राशि को निर्धारित तिथि पर बैंक को भुगतान करना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 3, मुद्रा से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, वित्तीय लेन देन में स्वीकार्य और जिस पर उसका मूल्य व सेवा की कीमत अंकित हो उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा भुगतान का आधार होती है। वित्तीय लेन देन में वस्तु एवं सेवा की कीमत चुकाने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, सभी को ऋण उपलब्ध हो इसके लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, सभी को ऋण उपलब्ध हो सके इसके लिए यह प्रयास करना चाहिए। पहला, ऋण की शर्तें मालूम होना चाहिए। दूसरा, ऋण के बदले गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति का पक्का लेखा जोखा होना चाहिए। तीसरा, संस्थागत ऋण बैंक या वित्तीय संस्था से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। चौथा, सरकारी प्रयासों की जानकारी रखना चाहिए। पाँचवा, ऋण प्राप्ति के सार्थक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5, ऋण की सुविधा एक ओर हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है। कैसे? आसपास के उदाहरण से समझाइए। उत्तर,
ऋण की सुविधा जिस कार्य के लिए ली जा रही है उस कार्य में सफलता हासिल करना जरूरी है। अपनी योग्यता, कार्य की महत्ता, समय की मांग ऋण लेने का आधार बने, तभी आपकी आय बढ़ाने में सहायक होगी। ऋण की सुविधा कर्ज के जाल में तब फंसाएगी जब आप ऋण की दिशा, दशा आदि को ध्यान नहीं देंगे। ऋण प्राप्त करने, उसे चुकाने और उसके लाभ पाने की योजना आप पूर्व निर्धारित करें। ऋण अदायगी का काम बहुत धैर्यपूर्वक करना पड़ता है। घर बनाकर किराए पर देंगे तो ऋण की किस्त शीघ्र ही अदा हो जाएगी, परंतु पहले आपके रहने के लिए घर होना चाहिए। खेती करना है तो खेती का ज्ञान, मजदूर, यंत्र सबका सही समय पर योगदान आपको मिलना चाहिए। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर, ऋण के लिए शर्तें। पहला, ब्याज दर। ब्याज दर निश्चित होगी तभी ऋण अदा करने वाला ऋण लेने और पटाने की व्यवस्था कर सकता है। दूसरा, समय। समय का निर्धारण आवश्यक है, तभी ऋण की किस्तें निर्धारित होगी और ऋण अदा करना संभव हो पाएगा। तीसरा, जमानत। ऋण प्राप्तकर्ता यदि ऋण अदा नहीं करेगा तो जमानतदार से ऋण की राशि वसूली की जा सकती है, इसलिए ऋण के लिए जमानत आवश्यक है। चौथा, गिरवी। ऋण के लिए गिरवी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना ऋण प्राप्तकर्ता की ऋण राशि निश्चित नहीं की जा सकती। ऋण प्राप्तकर्ता के पास उपलब्ध स्थायी संपत्ति गिरवी रखकर उसकी ऋण की पात्रता बनाई जा सकती है। गिरवी के रूप में बैंक डिपॉजिट, घर, खेती आदि का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 2, यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखे तो मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखे तो उसका प्रभाव इस प्रकार होगा। पहला, बैंकों की लाभ हानि का विवरण नहीं मिल पाएगा। दूसरा, बैंक के द्वारा ऋण की वसूली कठिन हो जाएगी। तीसरा, बैंकिंग व्यवस्था कुछ लोगों तक सीमित हो जाएगी। चौथा, लोगों का विकास रुक जाएगा। पांचवा, वंचित समूह लाभ के पात्र नहीं बन पाएंगे। छठवां, उद्योग, कृषि, शिक्षा जैसे क्षेत्र विकसित नहीं हो पाएंगे। सातवां, सामाजिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। आठवां, मुद्रा निर्गमन का कार्य प्रभावित होगा। नौवां, नकली मुद्रा प्रचलन पर नियंत्रण कठिन हो जाएगा। 10वां, अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। प्रश्न क्रमांक 3, बैंक में जमा रुपये को मुद्रा मानने के क्या आधार है अथवा मुद्रा का स्वरूप लिखिए। उत्तर, मुद्रा के 2 स्वरूप होते हैं। पहला, नगद राशि जो हमारे पास होती है। दूसरा, वह मांग राशि जिन्हें हम बैंकों में रखते हैं। बैंकों में जमा राशि को हम इस आधार पर मुद्रा मान सकते हैं। पहला, इसके द्वारा हम लेन देन को चेक या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, इसके मांगने पर बैंक हमें लौटाती है जिसका मूल्य बाजार मूल्य के तुल्य होता है। तीसरा, इसका मूल्य बैंक द्वारा निर्धारित होता है, व्यक्ति द्वारा नहीं। चौथा, आवश्यकता अनुसार इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। पांचवा, बैंक में जमा राशि नगद रहित भुगतान का सबसे उत्तम माध्यम है। छठवां, बैंक में जमा राशि के आधार पर हमें ऋण भी बैंक से उपलब्ध हो सकता है। सातवां, यह सुरक्षित एवं संवर्धित निधि है। प्रश्न क्रमांक 4, प्रारंभिक युग में वस्तु एवं सेवा के लेन देन का आधार क्या रहा हो? उत्तर, प्रारंभिक युग में स्थानीय स्तर पर ही वस्तुओं की खरीदी एवं बिक्री एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता था। उस समय लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, लोगों के निवास भी निश्चित नहीं थे। उस समय वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। लोग एक वस्तु देकर उसी मूल्य की दूसरी वस्तु प्राप्त करते थे। सेवा का भी वस्तु के द्वारा ही भुगतान होता था। काम के बदले व्यक्ति को वस्तु ही सेवा के रूप में दी जाती थी। मुद्रा का प्रचार प्रसार नहीं था, वस्तु विनिमय ही लेन देन का आधार था। कालांतर में सभ्यता का प्रचलन, परिवर्तन और आवश्यकताओं को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं बदलने लगी। प्रश्न क्रमांक 5, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के 5 कार्य लिखिए। उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के सारे बैंकों का बैंक है। इसका महत्व इस प्रकार है। पहला, सभी बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखना। दूसरा, बैंकों के लिए ब्याज दर, ऋण दर निर्धारित करना। तीसरा, मुद्रा जारी करना। चौथा, धन सुरक्षा के उपाय निर्धारित करना। पांचवा, देश के विकास के लिए बैंकों की भूमिका निर्धारित करना। छठवां, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंकिंग कार्यों का निर्धारण करना। सातवां, नीति निर्धारित करना जो बैंकों व जनहित में हो। सातवां, नकली मुद्रा पर नियंत्रण लगाना। प्रश्न क्रमांक 6, मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर, दैनिक जीवन में लेन देन एवं आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने का आधार मुद्रा ही है। प्राचीन समय में कौड़ी और फिर धातुओं के सिक्के मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाने लगे। समय के साथ धातु के स्थान पर
कागज़ के नोट आए। मुद्रा का आधुनिक स्वरूप प्लास्टिक मनी है। नगद रहित व्यवहार इसी के माध्यम से होता है। चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा आरटीजीएस आज की मुद्रा के स्वरूप है, जिससे लेन देन में आसानी हो रही है। प्रश्न क्रमांक 7, बैंकों के 5 कार्य लिखिए। उत्तर, बैंकों के 5 कार्य इस प्रकार है। पहला, लोगों के पैसे जमा करने के लिए खाते खोलना। दूसरा, लोगों को जमा पैसे पर उन्हें ब्याज देना। तीसरा, लोगों की ज़रूरत के लिए उन्हें कर्ज या ऋण देना। चौथा, खातेदारों को नगद पैसा अदा करना। पाँचवा, उनकी संपत्ति एवं कागजातों की सुरक्षा के लिए लाकर की सुविधाएं प्रदान करना। छठवां, उच्च शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराना। प्रश्न क्रमांक 8, चालू खाता किसे कहते हैं? उत्तर, चालू खाता में व्यावसायिक ग्राहक अपने रुपयों को रखते हैं, जिनकी ज़रूरत उन्हें अक्सर पड़ती रहती है। इन खातों में प्रतिदिन पैसा जमा किया जाता है और पैसा निकाला भी जाता है, इसलिए इन्हें चालू खाता कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, मुद्रा के कितने स्वरूप होते हैं? उत्तर, मुद्रा के 2 स्वरूप होते हैं। पहला, नगद राशि जो हमारे पास होती है। दूसरा, मांग जमा राशि, जिन्हें हम बैंकों में रखते हैं और वह राशि मांगने पर हमें बैंक वापस देती है। प्रश्न क्रमांक 10, डेबिट कार्ड से आप क्या समझते हैं? उत्तर, डेबिट कार्ड आज भुगतान के साधन के रूप में आसानी से स्वीकार किए जाते हैं। बैंक हमारे खातों में जमा रुपयों के एवज में हमें एक कार्ड जारी करते हैं। इन कार्डों में हमारे खाते की जानकारी से लेकर हमारी व्यक्तिगत जानकारी होती है। जैसे ही हम किसी चीज़ की खरीदी पर दुकानदार को पैसे का भुगतान करने के लिए अपना कार्ड देते हैं, दुकानदार अपनी दुकान में रखी भुगतान मशीन में कार्ड डालता है। मशीन उस ग्राहक के बैंक खाते को प्रमाणित करती है। ग्राहक अपना पिन कोड डालकर उस भुगतान को स्वीकार करता है। इसके बाद उतनी रकम दुकानदार के खाते में ग्राहक के खाते से भेज दी जाती है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।